Hello and welcome to Avigyan Gurukul, the only prestigious institute of Baili. धीरे धीरे हम एरिया छोटा करते हैं, ठीक है? फिर हाँ, ओनली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ दिस फ्लोर, ठीक है? हाँ ना, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ खाली. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, क्या बोलते हैं इसको, अभिज्ञान गुरुकुल. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था आपको याद ही होगा. अभी हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया. आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग वीडियो देख सकते हो ना. आप लोग वीडियो नहीं देख सकते इसलिए, मतलब जब जाए तब. ठीक है. आगे अभी जो बताना चाह रहा हूं मैं, ये बताना चाह रहा हूं कि जहां तक समझ में आ रहा है, अगर अगर भाई रिसोर्स बहुत ज्यादा है किसी के पास, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, एविडेंट है रिसोर्सेस, तो रिसोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट इन दैट कंट्री. ऐसा बोल सकते हैं क्या? यानी किसी के पास रिसोर्स है मैडम, तो वो रिच होगा और डेवलपमेंट उस कंट्री का अच्छा होगा, उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिखेगा. ये हमारे दिमाग में एक अजम्पशन है. पर एक सिनेरियो बताता हूँ. आप है ना, सोचना कि एक बाजार में दो औरतें वॉक कर रही है, ठीक है. इमेजिन करो, दो आंटी है वॉक कर रही है, सही से चलते हुए जा रही है, तो उनके वॉक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. एक का वेट ज्यादा है और एक का वेट कम है, ठीक है. बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों वॉक करते हुए जा रही है, बट एक ने बहुत सारे गहने पहन रखे हैं, ठीक है. गहने पहन के रखे, यहाँ पे भी बैंगल्स वगैरह पहन के रखे हैं, यहाँ पे भी हार पहन के रखा है, और फ्लॉन्ट कर रही है कि मैं ही सबसे अमीर हूँ, मैं तो बहुत रिसोर्स है मेरे पास. और एक और आंटी है जो बाजू में शांति से अपना बिजनेस माइंड करते हुए चले जा रही है, ठीक है. चोर आएगा बाइक में चोर आएगा, तो वो कौन सी आंटी पे अटैक करेगा? इज व्हाट आई आस्क. हाँ, जिन्होंने गहने पहने वो आंटी की गहने लेके बाइक से फुर हो जाएगा, ठीक है. तो वो चोर जो बाइक पे है, वो चोर है ब्रिटिश दोस्तों. कौन है? और वो जो मोटी आंटी है, वो एक्चुअली मोटी आंटी नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो जो फिट आंटी है, फिट आंटी, हेल्दी आंटी जो है वो, ठीक है, वो हेल्दी आंटी जो है वो है एशिया, हम लोग, ठीक है. बहुत हमारे पास रिसोर्स, इंडिया ही नहीं, बहुत सारी जगह से ब्रिटिश लूट के गए, ठीक है. तो जिसके पास रिसोर्स है वही अट्रैक्टिव लगेगा, पर उसी के ऊपर इन्वेजन होगा. आप बिलीव नहीं करोगे, इस वजह से वो आंटी जिनके पास बहुत गहने थे, अब वो एक्चुअली गरीब है, क्योंकि सब कुछ लूट के चले गए उनके पास से, चोरी हो गया उनका सारा सामान. अब वो आंटी के पास खाने को नहीं है, अब वो एक्चुअली आजकल बहुत पतली हो गई है, माल नरिश हो गई है, ठीक है, एकदम पतली सी हो गई है, उनके पास अब फूड की भी कमी हो गई है. तो दैट आंटी इज इंडिया. बाइक में जो दो लोग आए थे वो यूरोप है, ठीक है. क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी बोलने लगते हो आप. सही बता रहा हूं आपको, ये रिसोर्स का कर्ज है पूरी दुनिया में. जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्स रहा है, उसको एक श्राप मिला हुआ है कि उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा. तो रियल में तो हमें देखा जाता है कि रिसोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट, लेकिन भाई रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट रिसोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं रिलेटेड है भाई, इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट. कैसे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्स पता है कौन सी कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में. पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ दिस अर्थ इज अफ्रीका. क्यों? इन्वेजन. समझ में आ रहा है? यानी जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर अटैक्स भी उतने ज्यादा होंगे. आप इंडिया की हिस्ट्री निकाल के देख लो और अटैक्स देख लो आप इंडिया पे, होते रहे. आज से नहीं, खाली ब्रिटिश टाइम से नहीं, खाली मुगल टाइम से नहीं, उससे पहले से अटैक होते रहे. और वो अटैक्स ऐसे ही होते थे कि इंडिया का वेल्थ लेके जाना है भाई, इतना रिसोर्स है इनके पास, चोरी करो, छीन के लेके जाओ. ये होता आ रहा है, ठीक है. तो रिसोर्स के साथ आता है कर्ज. रियल वर्ड में बताऊं मैं, तो उस कर्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन समझाता हूं मैं आप लोगों को पूरी दुनिया का, ठीक है. एक बार सिंपली कॉलोनाइजेशन समझने की कोशिश करते हैं. ट्रेड के नाम पे जो यूरोप ने किया, ठीक है, ये एक कॉन्टिनेंट है यूरोप.
ये एक उसके नीचे कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है, वेलकम टू अफ्रीका सुना होगा ये गाना आप लोगों ने, ठीक है। और ये इसी से थोड़ा सा दूर पे एक कॉन्टिनेंट बड़ा सा है एशिया, क्या नाम है इसका, एशिया, जिसके साउथ में हमारा देश इंडिया आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं गलत बनाऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा गलत बनाऊंगा। और ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑलमोस्ट सही ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, बट सॉरी, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया। अरे यार, ये ऑस्ट्रेलिया। अभी हुआ क्या, यूरोपियंस ने सबसे पहले ट्रेड की टैक्टिक समझी मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले यूरोपियंस ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि हम रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे। पहले जो डेफिनेशन रिसोर्स का हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको क्या बताया था, रिसोर्स आपके पास है तो भी कोई काम का नहीं है जब तक वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल ना हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल ना हो, इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो। इस चीज को सबसे पहले फिगर आउट यूरोपियंस ने कर लिया। यूरोपियन ने रियलाइज कर लिया कि भाई हम लोग तो एक टेक्नोलॉजी हमने बना ली है यार, तो प्रॉब्लम किस बात की है हमारे पास, ओ हमारे पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है। और इन सारी जगह पे रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने सबको कॉलोनाइज करा, सबको, जितने आपको दिख रहे हैं ना, एशिया को करा, इन्होंने अफ्रीका को करा। फिर क्या हुआ पता है, एशिया और अफ्रीका के साथ बहुत टाइम से ट्रेड करते आ रहे थे, फिर रास्ता बंद हो गया इन लोगों का, रास्ता बंद हो गया तो फिर से नया रास्ता ढूंढने के लिए निकले, और नया रास्ता ढूंढने के लिए निकले तो इनको एक्सीडेंटली अमेरिका मिल गया, गलती से अमेरिका मिल गया इनको, तो इन्होंने इसको भी एक्सप्लॉइट किया, अमेरिका को भी। अमेरिका वाज आल्सो टेरिटरी, अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। What is common between we Asians and Americans? We both have been exploited by Britishers, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वली। चलो हाँ बोलो। हाँ, और यहाँ पूरा कैरिबियाज में भी, आप बिलीव नहीं करोगे, कैरिबिया के अभी भी कुछ आइलैंड्स में क्या बोलते हैं, यूरोपियन का कंट्रोल है भाई। दिस इज नॉट द टाइम यार, यू गो एंड आस्क सर, तो सर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। 4 बजे थोड़ी ना आ सकता है यार, 5 मिनट 10 मिनट आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक बच्चा आया था तो ठीक है, चलो। तो इन लोगों ने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि हम कहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे जहां पे ज्यादा रिसोर्सेस है, इस हिसाब से सबसे ज्यादा कॉलोनी यहाँ पे बनी अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका को एक्सप्लॉइट कर डाला इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस थे, पर एक्चुअली में यूरोप को ये अच्छा लैंड लगा, तो यूरोपियंस यहीं सेटल हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट आज जो आप 60-70% अमेरिकन देखते हो, व्हाइट कलर के जो अमेरिकन देखते हो आप, वो रियल में यूरोपियन है। और जब यूरोपियंस यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो साथ में अफ्रीकन को खरीद के भी लेके जा रहे थे, जिन्हें हम स्लेव्स बोलते हैं। तो आपको जो ब्लैक अमेरिकन दिखते हैं बाय द वे गाइस, वो एक्चुअली में एक तरीके के स्लेव रह चुके हैं उनके फोर फादर्स वहां पे, ठीक है। तो यूरोपियंस यहाँ सेटल हुए, लेकिन एक्सप्लॉइट इन्होंने अफ्रीका को और एशिया को करा है। नेटिव अमेरिकन थोड़ा येलो कॉम्प्लेक्शन होता है, मैक्स अब ऑलमोस्ट रह ही नहीं गए, बट मैं समझा देता हूं आपको। रेड इंडियंस देखा है आपने, क्रिस गेल देखा है आपने, इज रेड इंडियन, ठीक है। तो उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। उस तरीके के कुछ नेटिव अमेरिकन, कैरेबियंस पूरे वैसे दिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा येलो कॉम्प्लेक्शन होते हैं, बट अब एकदम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सोसाइटी ही इवॉल्व हो चुकी है इतने टाइम में, ये लोगों ने कंप्लीटली कब्जा कर लिया है। तो अब अमेरिका इज नथिंग बट यूरोप। यहाँ पे एक शहर था यॉर्क, यहाँ जाके न्यूयॉर्क बना लिए लोग। यहाँ पे एक शहर था जर्सी, यहाँ जाके न्यू जर्सी बना लिए लोगों ने। और कोई भी आप शहर निकाल लो, उसी के ऊपर नाम रखा गया है, पूरे अमेरिका का नामकरण ही, एक अमेरिका का नाम ही एक पर्सन अमेरिको के नाम पे रखा गया, वो भी यहीं से था। समझ में आ रहा है आपको?
तो पूरा इस पे कब्जा किया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्लीज, रिसोर्सेस इनके पास ज्यादा थे तो ये बेचारे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए, ठीक है। इनके इंडियंस बहुत एक्सप्लॉइट हुए, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए। इंडियंस के पास, हमारे पास भी काफी इनफ रिसोर्स था और हमारे हमारे पास एक्सेस, हमारे तक पहुंचने का एक्सेस इजी था। चाइना उतना एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया क्योंकि चाइना तक पहुंचना थोड़ा टफ था, ठीक है। तो चाइना पे कभी भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो पाया यूरोपियन का। इंडिया को बहुत बढ़िया से लूटा इन लोगों ने, और पूरे अफ्रीका में अगर आप 19 सेंचुरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 25 से 30 कॉलोनी, 25 से 30 कॉलोनीज मैं बता रहा हूं अलग अलग कंट्रीज की। ब्रिटिश की कम से कम 20-25 कॉलोनी, ठीक है। स्पेन की कॉलोनी, जर्मन कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, डच कॉलोनी, पूरा भाई अफ्रीका लूट लिया इन लोगों ने, जो आज तक लूटा हुआ है, ठीक है। यानी रिसोर्स होना शायद एक कर्ज है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। कॉलोनाइजेशन और रिसोर्सेज की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द इन्वेडर्स। कोई कंट्री पे लोग अटैक क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है, तभी अटैक करेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, किस बेसिस पे वो लोग हमें लूट पाए? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स थे, हमें उसे यूज करना नहीं आता था। हम लोग अग्री क्यों हो गए सर? हम लोग लूट क्यों गए सर? अगर लॉजिकली देखो तो हम लोग लूटे क्यों? हम लोग तो रेडी थे लूटने के लिए, ऐसा तो नहीं है। रियल बात ये है कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन 3 करोड़ थी और हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ थी भाई। तो हम लोग ऐसा क्या हो गया कि बोले यार 3 करोड़ लोग, कोई बात नहीं भाई, हमें लूट लो आप लोग। हमने अलाउ कैसे किया? क्योंकि हमें रिसोर्स यूज करने नहीं आता था, बहुत सारा तो हमें पता ही नहीं था कि ये रिसोर्स है। ब्रिटिश ने रियलाइज करवाया हमें, ठीक है। ब्रिटिश ने टिम्बर वुड काटा और उससे रेलवे कोचेस बनाने लगे। ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी थी, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी था, तो जो इन्वेडर्स आए अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आए, तो हमने थोड़ा मना किया। ब्रिटेन जब इंडिया आए, हम लोगों ने स्वागत किया था, पता है आप लोगों को। वास्को डा गामा जब इंडिया आए तो एक राजा ने बहुत बढ़िया सा बिरयानी बिरयानी खिलाई थी, समझ में आ रहा है। हम दोस्ती करना चाह रहे थे कि यार थैंक यू, तुम लोग आए तो हमारे रिसोर्स यूज हो रहा है, नहीं तो पूरा जंगल जंगल रहता था खाली हमारे पास, ऐसा, ठीक है। तो ये एक चीज थी इन्वेडर्स के पास कि उनके पास टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी सबसे पहले था जिससे वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाते थे। टेक्नोलॉजी मेरे पास है, रिसोर्सेज दूसरी कंट्री से लेके, बहुत सिंपल सा बिजनेस है। यूरोप का बिजनेस क्या है देखो, ये इसको अफ्रीका मान लेते हैं, इसको अफ्रीका मान लेते हैं, मैं यूरोप हूं, मैं जाऊंगा इनके यहाँ से रॉ मटेरियल लूंगा, कॉटन इनसे ले लिया, क्यों? क्योंकि इनको कपड़े बनाना नहीं आता, टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं गया कपड़े बनाया, कपड़ा बना के वापस इन्हीं को बेचूंगा। इनसे रॉ मटेरियल लिया 2 रुपए का, अपने इंडस्ट्री में कपड़ा बनाया, बेचूंगा 20 रुपए का। इन्हीं को क्या कर लेंगे? क्योंकि इनको आता ही नहीं बनाना, कपड़ा पहनना है ना, हाँ, तो मुझसे ही लेना पड़ेगा। दैट इज द वे टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा हेल्प करा यूरोप को। रिसोर्स का अगर आप काउंट करोगे, कुछ नहीं है यूरोप के पास, कोई खास रिसोर्स नहीं है। पर अगर आप कंट्रोल करने की बात करोगे, दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रोल किया, आज तक उनकी रिचनेस आपको दिख रही है, just because of technical development. India has experienced by colonization that the availability of resources as well as the technology and quality of human resource are needed for proper development. अगर आपको सही से डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स तो होगा आपके पास या नहीं होगा, दैट इज सेकेंडरी। आपका ह्यूमन रिसोर्स काम करना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आपका काम करना चाहिए और टेक्नोलॉजी काम करना चाहिए। याद है जब हम लोग रिसोर्स का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें एक ट्राइंगल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। वो ट्राइंगल क्या बोल रहा था? ह्यूमन जो है वो बीच में है, ठीक है, ह्यूमन बीच में था, और क्या क्या चीजें थी उसमें? ह्यूमन टेक्नोलॉजी को यूज कर, रिसोर्स को यूज करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशन बनाता है, ये ह्यूमन बीइंग का काम है। इंडिया के पास सिर्फ रिसोर्स था उस ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल में इंडिया के पास खाली रिसोर्स था, ना थी टेक्नोलॉजी और ना था इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ह्यूमन बीइंग रहा है
वो ह्यूमन रिसोर्स ही उतना यूजफुल नहीं रहा है, यही बोलना पड़ेगा, और क्या बोलना पड़ेगा, यही चीज है ना। इस वजह से जब कोई फॉरेनर आता था, फॉरेन ह्यूमन बीइंग आता था टेक्नोलॉजी लेके, तो हम रेडी हो जाते थे कि भाई प्लीज लेके जाइए, यूज करिए, कम पैसे देंगे कोई बात नहीं, हमें दीजिए। समझ में आ रहा है, ये चीज हुई है हमारे साथ। कोई डाउट है, कोई डाउट है? किसी को नींद वींद आ रही है क्या? क्यों इतनी नींद क्यों आती है यार तुम लोगों को? मैडम आप सही हो? क्यों जागा था? अच्छा, कौन जीता, साउथ अफ्रीका? मेक्सिको और साउथ कोरिया। हाँ, 2 मैचेस थे। तो पहला वाला कौन जीता? मेक्सिको। और दूसरा वाला? साउथ कोरिया। मैंने तो वो इनॉग्रेशन देखा था। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं भाई, शकीरा आई थी तो। अच्छा सॉरी सॉरी, अरे मतलब यार, मतलब उसका, अरे यार क्यों शकीरा क्या खराब, तुम्हें नहीं पसंद है? मैं कुछ क्या बोलते हैं, हाँ भाई शकीर तो मतलब मैं कोई राखी सावंत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हाँ है ना, शकीरा तो यू ऑल्सो मस्ट बी लाइकिंग शकीरा, है ना? तो आपको नहीं पसंद? तो फिर तो बस वही शकीरा वाला परफॉर्मेंस देखा मैं, फिर सो गया मैं, मैच नहीं देखा मैंने मेन। हाँ मैच बोरिंग था, डांस ही नहीं कर रहे थे वो लोग। अच्छा नहीं, मैंने देखा ही नहीं यार, इस मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब रिसोर्सेज को इसलिए बचाना पड़ेगा हमें, एजेंडा 21 भी देख लिया हम लोगों ने, रिसोर्सेज को बचाना भी पड़ेगा हमें। रिसोर्स को कैसे बचाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बचपन से पढ़ते आए हो, थोड़ा सा इसमें और डिटेल्ड है। देखो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, इसलिए रिसोर्सेज को बचाना है। एक और रीजन से रिसोर्स बचाना है, क्योंकि दुनिया भर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है, तो रिसोर्स अगर नहीं बचाएंगे तो कम जिनके पास है उनके पास और कम रह जाएगा, जिसकी वजह से हमें मास डेथ्स देखने को मिलेगी, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है भाई, रिसोर्स नहीं बचाएंगे तो। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इरेशनल कंजम्पशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, गांधी जी एक बहुत बढ़िया कोट बोलते हैं, गांधी जी कोट ही बोलते रहते थे, इनफैक्ट अब पैदा ही हुए थे कोट बोलने के लिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, सही भी बोल रहे हैं कि अपनी नीड फुलफिल करने के लिए हमेशा इनफ रहता है, ठीक है, पर आपकी ग्रीड कोई भी रिसोर्स फुलफिल ही नहीं कर सकता, आप लेते जाते हो, यूज करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में स्कैरसिटी क्रिएट होती है। सो देयर इज ऑलवेज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट ग्रीड, ऐसा गांधी जी बोलते थे। नो बट नो बडी इज ग्रीड, ये उनका कोट था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करके, ठीक है, तो उसमें आप लोग सारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताओगे, हाउ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड व्हिच इज लीडिंग टू poverty, like food scarcity, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, उसके अलावा डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड ऑल मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इसे एक्सप्लेन करते हुए। आप क्या बोलते हैं, डिस्पैरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे भाई 10% ऑफ वेल्थिएस्ट कंट्री कंट्रोल 60% ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेस, 10% of wealthiest country control 60% of world's resource, that's true। स्टार्टिंग के टॉप 10 कंट्री का खाली आप नाम देखो, वही लोग दुनिया के 60% रिसोर्स पे कब्जा है उनका आज भी, ठीक है। सिर्फ 10 कंट्री की बात बता रहा हूँ टॉप के, है ऑफिशियली 206 कंट्री, समझ में आ रहा है? यानी बाकी के जो बचे हुए अराउंड 195 कंट्री, उनके पास सिर्फ 40% रिसोर्सेस है। तो जब हम लोग लोअर 50 कंट्रीज की बात करेंगे तो बेचारे गरीबी में ही है। कोंगो एक कंट्री है, उनका डेटा है 95% पॉपुलेशन उनकी गरीबी में है। फीफा वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गए वो लोग, है इतनी गरीबी में भी, हम नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि गरीबी में आदमी क्या करेगा, फुटबॉल ही खेलेगा ना। चलो आगे,
इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, जैसे कि क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी थी दुनिया में 1968 में, पूरा सिस्टम ही बताया था उन्होंने। क्लब ऑफ रोम को ही सबसे पहले रियलाइज हुआ कि भाई रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, वो भी 1968 में। फिर आगे चल के 1974 में गांधी जी का फिलॉसफी को सामने लाया गया, दुनिया में रखा गया, जो गांधी जी ने ये लाइन बोली है। गांधी जी एक्चुअली में डिस्पैरिटी के बहुत अगेंस्ट थे, वो पता है टेक्नोलॉजी के ही अगेंस्ट थे गांधी जी। अगर आप जाके उनके आइडियाज पढ़ोगे तो वो बोले कि टेक्नोलॉजी हमेशा डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा, हम जितना ज्यादा टेक्निकल होंगे। इसीलिए गांधी जी खुद कभी भी कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, खादी वाला वो चरखा यूज करते थे जो ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है, बोले सबको अपना काम खुद से करना चाहिए, तो अपनी धोती गांधी जी खुद सिलते थे। सही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो गांधी जी की फिलॉसफी के भी बारे में बात करी गई यूनाइटेड नेशन में कि यार सही तो बोल रहा था ये आदमी यार। हाँ, मास प्रोडक्शन के भी खिलाफ थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के खिलाफ थे। ठीक है, इनफैक्ट वो चाहते थे कि हर गांव में इंडस्ट्री हो, हर एक गांव में जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शहर में इंडस्ट्री है वो उस शहर को ऊपर कर देगा। अब देखा जाएगा लॉजिकली तो सही बोल रहे थे कि अगर एक शहर में बड़ी सी फैक्ट्री बनेगी तो वो शहर का इकोनॉमी ऊपर कर देगा, पर इस शहर की इतनी हाई इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे गांव की इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। इंस्टेड हमें करना क्या है, हर एक जगह पे एक बेसिक फैक्ट्री रखनी है ताकि वहां के लोगों को वहीं पे जॉब मिल जाए, है ना। अगर आप ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो तो गांधी जी ऐसा कहते थे। बहुत सारे लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज भी करते थे इस चीज में। ठीक है, स्पेशली ब्रिटिशर्स, ठीक है। गांधीन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय दिस पर्सन जिसका नाम था स्मैशर नाम था इनका। ठीक है, इनकी एक बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें गांधी जी की फिलॉसफी को वापस से हाईलाइट करा था इन्होंने 1974 में। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन, ग्लोबल लेवल पे ये एक कमीशन ने रिपोर्ट दी थी पूरी दुनिया को बताते हुए कि कितना खतरनाक सिचुएशन में आ चुके हैं हम लोग। एक रिपोर्ट इन्होंने ब्रुडटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 की आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया में अब रिसोर्स बचे नहीं है, अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे, दिस इज हाई टाइम, द सिचुएशन इज अलार्मिंग नाउ, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा था। ये रिपोर्ट की वजह से भाई अर्थ सबमिट हुआ है, आपको सही से बता दूं तो। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र हुआ था सबसे पहली बार। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया 1987 में, कितनी बाद। ठीक है, तब जाके भाई हम लोगों ने 1992 में अर्थ कॉन्फ्रेंस किया, अर्थ सबमिट किया हमने रियो में। ठीक है, ये सब तो एक इंटरनेशनल लेवल पे काम हो चुका था। याद रखना क्लब ऑफ रोम ये सब एमसीक्यू या एफआईबी में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको सामने दिख रहा है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल स्मैशर ने लिखा था, फिर ब्रुडटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, अर्थ कॉन्फ्रेंस 1992, ये सब एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्लियर रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम हुए, ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक रिसोर्स जिसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक है वो लैंड है। लैंड में हम लोग रहते हैं, लैंड की वजह से हमें खाना मिलता है। ठीक है, लैंड ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर देखा जाए तो, जो फिजिकली अवेलेबल है हमारे लिए। लैंड रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। लैंड रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन यहीं ग्रो होता है, वाइल्ड लाइफ यहीं रहती है, ह्यूमन लाइफ यहीं रहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहीं करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, सब कुछ लैंड में करते हैं भाई। घर यहीं बनाते हैं हम लोग, है ना, सही बोल रहा हूँ। सब कुछ के लिए लैंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंड जो है वो फाइनाइट है, लैंड को बढ़ा नहीं सकते। लैंड को बढ़ा सकते हैं मैडम? लैंड नहीं बढ़ा सकते। अर्थ में बोल रहे 71% लैंड है, 71% ही रहेगा, आज कल परसों हमेशा, बढ़ेगा नहीं वो। ठीक है, तो क्या करना है, जितना लैंड है उसको बचाना पड़ेगा ना। पहले लैंड डिग्रेडेशन भी थोड़ा सा देखेंगे, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग चीजों में, नेक्स्ट पेज में थोड़ा डिटेल में। लैंड यूटिलाइजेशन, किन किन चीजों के लिए लैंड यूज होता है वो देखते हैं हम लोग। हाँ, लैंड यूटिलाइजेशन,
हाँ, एक और बात, पूरी दुनिया में जितना लैंड है वो अलग अलग टाइप के हैं, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन्स है, ठीक है, कहीं पे डेजर्ट है, इस टाइप के लैंड होते हैं। खैर, यूटिलाइजेशन किस काम में आता है लैंड? सबसे पहली चीज फॉरेस्ट के बारे में बात जानेंगे हम लोग, ठीक है। फॉरेस्ट एक टाइप का लैंड जो होता है वो फॉरेस्ट होता है, उसको साइड रखो, वो नेचुरल फॉरेस्ट में काउंट करेंगे। हम लोग ह्यूमन बीइंग कैसे यूटिलाइज करते हैं लैंड को वो देखते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में आते हैं। जैसे कि बैरन और वेस्ट लैंड, जहां पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। जैसे बिल्डिंग बना देते हैं, फैक्ट्री बना देते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट लगा देते हैं, रोड बना देते हैं, हाईवे बना देते हैं। ऐसे लैंड का यूटिलाइजेशन यही बेस्ट है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर किया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसके अलावा ऐसे लैंड जिसमें हम लोग बिल्डिंग, रोड, इंडस्ट्री बना दे रहे हैं, कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी एक टाइप का है, अनकल्टिवेटेड अदर लैंड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अनकल्टिवेटेड अदर लैंड। एग्रीकल्चर नहीं करते उसमें, और ना ही उसमें बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ऐसी चीजें नहीं करते। उसमें क्या करते हैं हम लोग, पास्चर लैंड होता है वो, पैस्चर लैंड होता है, ग्रेजिंग लैंड होता है। वहां पे हमारे एनिमल्स जो है चरते हैं, ठीक है, उनका चारा है वो भी बहुत जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, नहीं तो पूरा साइकिल, पूरा जो फूड चेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। अब अनकल्टिवेटेड अदर लैंड में देखो दो टाइप के लैंड आते हैं, एक तो परमानेंट पास्चर्स और एक होता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखना प्लीज, अनकल्टिवेटेड अदर लैंड में दो आता है, एक को हम लोग बोलते हैं परमानेंट पास्चर्स और एक को बोलते हैं हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखना, परमानेंट पास्चर यानी जहां पे जो ग्रेजिंग लैंड है, दूसरा जो है कल्चरेबल लैंड, वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी लैंड जो 5 साल से बैरन है, जिसमें कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है 5 साल से, उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। 5 साल से जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ है उसे क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आगे, फैलो लैंड। फैलो लैंड, ठीक है, फैलो लैंड दो टाइप के होते हैं, एक को करंट फैलो लैंड बोलते हैं, दूसरा अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो 1 साल से जिस जगह पे एग्रीकल्चर नहीं की गई है, 1 साल या उससे कम टाइम से एग्रीकल्चर नहीं करी गई है, उसे करंट फैलो लैंड करी गई कहते हैं। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड क्या बोलते हैं, 1 से 5 साल के बीच में। प्लीज, 3 चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, 3 चीजें। एक कल्चरेबल लैंड था, जिसको 5 साल से ज्यादा हो गया, जिस लैंड में हमने एग्रीकल्चर नहीं करी, उसे कल्चरेबल लैंड बोलेंगे। दूसरा हम लोगों ने करंट फैलो लैंड बोला, जिसे 1 साल से कम टाइम हुआ है एग्रीकल्चर नहीं किया, उसे क्या बोलेंगे, करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड क्या बोलता है, 1 साल से 5 साल के बीच का टाइम हो चुका है, एग्रीकल्चर नहीं किया है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अदर देन करंट फैलो लैंड। सर ये सब क्या बेवकूफी है, अलग अलग चीजें क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं पता है, ये करंट फैलो लैंड अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, क्योंकि 1 साल से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को शायद सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। 5 साल से अगर ज्यादा हो गया एग्रीकल्चर नहीं किया है, यानी वो एकदम बैरन लैंड होगा, ठीक है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप का जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो आता है नेट सोन एरिया में, जहां पे हम लोग बीज लगाते हैं, जहां पे हम लोग खेती करते हैं, उसे नेट सोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस समय इंडिया में जितनी जगह पे पूरे साल में जितनी मिनिमम अगर एक भी क्रॉप ग्रो किया गया है लैंड में, उसको नेट सोन एरिया के अंदर काउंट किया जाएगा। पूरे साल में 1 साल के भीतर अगर एक भी क्रॉप आपने अपनी जमीन पे लगाया है, उस जमीन को नेट सोन एरिया के अंदर काउंट करेंगे। किसके अंडर काउंट करेंगे, नेट सोन एरिया। याद रखना, इट इज द टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स एंड ऑर्किड्स, इट रिप्रेजेंट an area in which total crops are grown only once a year, ठीक है।
अगर एक बार ही ग्रो किया है तो उसे हम लोग नेट सोन एरिया के अंडर कंसिडर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? एक बार ये पूरा यूटिलाइजेशन एक बार और देखेंगे। प्लीज एक बार और यूटिलाइजेशन देखते हैं। फॉरेस्ट के अंदर आता है हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। एक तो फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, टोटल जितना हमारे पास लैंड है उसमें से कुछ फॉरेस्ट के लिए चला जाता है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। उसमें दो टाइप के, बैरन और वेस्ट लैंड है, और ऐसे लैंड जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, बिल्डिंग बिल्डिंग बना देते। ठीक है, आपके गांव में ऐसी जगह होंगे जहां पे खेती नहीं होती और ना बिल्डिंग बना हुआ है, उसे हम लोग बैरन या वेस्ट लैंड में डालेंगे। दूसरे टाइप का क्या है लैंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में? ऐसे लैंड जहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग बना दे रहे हैं, फैक्ट्री बना दे रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं, हाईवे बना दे रहे हैं, ब्रिज बना दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्लियर है? उसको हम लोग बोलेंगे, उसको भी हम लोग लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंडर डालेंगे। अच्छा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ये फर्स्ट था। दूसरा बोल रहे हैं अनकल्टिवेटेड अदर लैंड। अनकल्टिवेटेड अदर लैंड, इसमें दो था, परमानेंट पास्चर जो कि पास्चर लैंड है जहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं हम लोग। दूसरा था कल्चरेबल, मैंने बताया 5 साल से ज्यादा हो गया। फिर हम लोगों ने फैलो लैंड के बारे में बात करी, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो लैंड के बारे में। 1 साल से कम हुआ है करंट फैलो, 1 से 5 साल के बीच में है तो अदर देन करंट फैलो। फिर आया नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या बोलता है? अगर साल भर में 1 क्रॉप, 2 क्रॉप, 3 क्रॉप, अगर एटलीस्ट एक बार भी आपने लगाया है अपने खेत में, उसको नेट सोन एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? नेट सोन एरिया। क्लियर है? कुछ डाउट है? आगे लैंड यूजिंग पैटर्न। क्या भाई कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम? क्लियर है सर? क्या हुआ? क्यों नींद आ रही यार? चिल्ला के कैसे पढ़ा दूं? वो सही में बोल रही है चिल्लाने। अरे जोर, तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी सही में? सॉफ्ट टोन है ना मेरा, वो तो टोन कैसे चेंज कर लूं? अब क्या अमिताभ बच्चन की आवाज निकालूं? हाँ, नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। चलो आगे, लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। हम लोग लैंड यूज क्या करके, क्या सोच के आप कोई जगह पे रहते हो, आप क्या क्या चीजें देखते हो? आगे टोपोग्राफी, किस टाइप का लैंड है ये देखते हो आप। प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है। डेजर्ट एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते, माउंटेन्स एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, घूमने भले जाते हो। ठीक है, क्लाइमेट देखते हैं हम लोग, अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो हम वहां रहना अवॉइड करते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट है तो ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, सॉइल अगर अच्छा है तो एग्रीकल्चर का फायदा होगा, तो वहां पे भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा हम लोग ह्यूमन फैक्टर भी देखते हैं। हो सकता है कोई जगह पे बढ़िया लैंड हो, सॉइल भी अच्छा हो, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो, बट भाई वहां पे रोज गोली चलती है, वहां पे रहोगे आप लोग? नहीं, कि भाई पैसा बहुत है बट पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए। ऐसी जगह पे आपको रहने में डर लगेगा, ऐसी जगह जो सेफ नहीं है, शाम को 5-6 बजे के बाद निकल नहीं सकते, तो लोग वहां पे रहना अवॉइड करेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो और भी फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर ट्रेडिशन, ये सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि आप लोग बनारस के बारे में जानते हो, वाराणसी एक शहर है। अब वाराणसी एक शहर में ज्यादा पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि वो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है वो जगह। इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहीं सूरत में ज्यादा पॉपुलेशन क्यों रहती है? क्योंकि इंडस्ट्रीज है। तो तो इंडस्ट्री भी हम लोगों को, टेक्नोलॉजी भी लोगों को खींचती है अपनी तरफ, पर कल्चर भी अपनी तरफ लोगों को खींचता है। बनारस में भी उतनी भीड़ है और सूरत में भी उतनी भीड़ है, बॉम्बे में भी उतनी भीड़ है और त्रिवेंद्रम में भी उतनी भीड़ है, आई गेस, है ना? वो भी ऐसा कल्चरल सिटी है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं है भीड़ वहां पे? मतलब मैंने सुना तो है काफी भीड़ रहती है यार उधर, रहती है ना, काफी भीड़ रहती है। हाँ पानी पी लो, आपको ही पानी पीना है? क्या क्या है?
इंडिया के पास टोटल जो लैंड है इतना है, मतलब इतना नहीं, इतना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर, ठीक है, इतना लैंड है। इस वजह से एरिया वाइज इंडिया स्टैंड्स 7th इन द वर्ल्ड। कौन सा रैंक है हमारा? 7th इन द वर्ल्ड, ठीक है। लैंड यूजिंग पैटर्न अगर आप देखोगे 7th है हम लोग, हमारे पास एरिया 7th वालों का है, पॉपुलेशन फर्स्ट पे। तो लैंड इतना ही हमारे पास, पॉपुलेशन बहुत सारा है, कैसे उनको सेटल करेंगे, वो लैंड यूजिंग पैटर्न में आएगा। एक बात बताऊं आपको, हमारे पास है तो इतना लैंड, प्लीज बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास लैंड इतना है, पर हम अपने टोटल लैंड का, ओ भाई, हम अपने टोटल लैंड यूज ही नहीं कर सकते ऑफिशियली भी। 100% में से 93% ही हमारे पास एक्चुअली में अवेलेबल है। सर 7% का क्या? 7% ना इंडिया का डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड है। जैसे एक कश्मीर में है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ पीओके की साइड, वहां पे वो डिस्प्यूटेड लैंड में आ रहा है, तो वो हम यूज नहीं कर सकते ऑफिशियली, ठीक है। एक एलएसी में है, चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना के साथ डिस्प्यूट पे है, ठीक है। थोड़ा सा लैंड हमारा बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट में है, और आप बिलीव नहीं करोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी हिल्स है उसका लैंड ऑफिशियली इंडिया में नहीं काउंट होता, ठीक है, क्योंकि वो हिल्स पीपल के अंडर में आता है, उनका ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां चलता है। सो दैट इज अ स्पेशल प्रोविजन। बेसिकली वहां पे जो लोग रहते हैं हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारी जगह पे जो हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज में मोस्टली ट्राइब्स रहती है। कौन रहती है? ट्राइब्स। तो ट्राइब्स ने जब इंडिया को ज्वाइन किया था तो एक कंडीशन रखी थी कि यहाँ पे हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हाँ हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ के लैंड में इंडियन गवर्नमेंट का हक नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वो हमारे अंडर आता है, ठीक है। इस वजह से कभी भी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कोई डैम नहीं बना सकती, बता देता हूँ आपको। तो ये सारा लैंड मिला के 7% डिस्प्यूटेड लैंड में है। तो आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दैट इज अवेलेबल टू इंडिया, अगर आप 7% उसमें से घटा दे तो वी कैन नॉट यूज द रेस्ट ऑफ द 7% बिकॉज दैट इज डिस्प्यूटेड लैंड। कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूटेड है यहाँ बता रहे हैं वो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिस्प्यूटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हर एक स्टेट में डिस्प्यूट है, 7 स्टेट है, 7 सिस्टर, 6 सिस्टर्स के साथ डिस्प्यूट है, सिर्फ आसाम के साथ नहीं है। आसाम में सब अपना ठीक है, आसाम के साथ, आसाम में पूरा सर्वे हो चुका है, तो वहां के ट्राइब्स अग्री कर चुके हैं, पर बाकी के 6 सिस्टर्स नहीं है, अग्री कर रही हैं, ठीक है। आगे फिर मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर का एरिया डिस्प्यूटेड है भाई, जो पीओके के पार्ट में आता है, और दूसरे साइड जो एलएसी का पार्ट है, ठीक है, एलएसी का पार्ट है जो चाइना बॉर्डर्स में आता है, सियाचिन वगैरह, वहां पे भी डिस्प्यूटेड लैंड। तो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वाला जो पार्ट है बॉर्डर एरिया, वो यूज नहीं, वो भी सर्वे नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा होता है, इस वजह से भी यूज नहीं कर पाते। जैसे कि 62 में जब हमारा वॉर हुआ था ना, तो ऐसा मान लो ये चाइना है और ये मान लो इंडिया है, दोनों के बीच में जब वॉर हुआ था तो दोनों बॉर्डर पे आ गए थे लड़ने के लिए। तो वॉर का जब भी ट्रीटी साइन होता है तो ट्रीटी में ये भी साइन होता है कि दोनों बॉर्डर से कम 30 किलोमीटर दूर जाके रहेंगे और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी एक डिस्प्यूट होता है, बता देता हूँ आपको। तो ये वाला भी लैंड आप काउंट कर सकते हो उसी 7%, ठीक है। 7% बड़ा अमाउंट होता है भाई, छोटा मोटा लैंड नहीं है ये, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया क्या बोला मैंने? चलो ये देखते हैं हम लोग, ये एक रिपोर्ट है, ये 1960-61 का है एक पाईग्राफ, और ये 2014-15 का है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर, क्या बोलते हैं, कौन कौन से लैंड बताया था मैंने आपको? फॉरेस्ट बताया था, बैरन और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड के बारे में बताया था मैंने आपको, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जहाँ पे बिल्डिंग बनती है, रोड बनते हैं, वो वाले लैंड, ठीक है। फिर मैंने आपको परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड के बारे में बताया था, फिर एरिया अंडर
जहाँ पे ऐसे ट्रीज ग्रो होते हैं जो एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आते, ऐसे भी कुछ ट्रीज होते हैं। फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो और अदर देन फैलो, करंट फैलो, नेट सोन एरिया, ये सब में पूरे कलर्स आप देख सकते हो। तो नोटिस करो आप लोग, ये 1960-61 का है। उस टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर अगर देखोगे 46, ये नेट सोन एरिया बता रहा है, सॉरी एरिया अंडर नेट सोन एरिया ही है ना, हाँ सॉरी लाइट ग्रीन, नेट सोन एरिया 46.26 है। आज के टाइम पे नेट सोन एरिया 45.5% है। तो नेट सोन एरिया में ज्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है। ज्यादा चेंज अगर आया है तो थोड़ा सा चेंज ये फॉरेस्ट में आया है। 18.11% था पहले, अभी कितना हो गया है 23.3%। एक्चुअली में डिजायरेबल कितना है पता है आपको, 33%। उतना हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें काफी चेंज आया भाई, ये वाला समझ आ रहा है। ये कौन सा है, ये बैरन एंड अनकल, अच्छा कल्चरेबल वेस्टलैंड, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। अनकल्चरेबल वेस्टलैंड क्या था याद होगा अगर आप लोग को, तो जहाँ से 5 साल से ज्यादा हो गया एग्रीकल्चर में। यार ये तो काफी बड़े, मतलब पहले बहुत ज्यादा था, अब ठीक हो गया है ना। ये तो कंडीशन ठीक हो गई है, यही बोलेंगे ना, बैरन लैंड ज्यादा बचा नहीं, यानी हम लोग ज्यादा एरिया में एग्रीकल्चर करने लगे हैं, या फॉरेस्ट ग्रो करने लगे हैं, या बिल्डिंग बनाने लगे हैं। अच्छी बात है ये। यहाँ पे एक चेंज आया है 4.9% से 8.7%। ये लैंड यूजिंग पैटर्न का एक कंपैरिजन ही है बस, ठीक है। आप देख सकते हो, सारा आपको मिल जाएगा, जिसमें से मेन आप नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट, ये सारे देखोगे, इसमें ज्यादा चेंजेस आए हैं। चेंजेस भी इन्होंने डिस्कस करे हैं आगे के पेज में, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम जो आई है पता है, ग्रेजिंग लैंड थोड़ा कम हो गया है। ग्रेजिंग लैंड जो था वो कम हो गया है। ग्रेजिंग लैंड कम होने की वजह से एक प्रॉब्लम आएगी भाई, कि हमारे पास जो, हम अपने कैटल को फीड नहीं कर पाएंगे। कैटल को फीड नहीं कर पाएंगे तो कंट्री के अंदर मिल्क की प्रॉब्लम आ सकती है, और अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अदर प्रॉब्लम्स विद द लैंड यूटिलाइजेशन, देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड, अदर देन करंट फेलो लैंड याद है क्या था, 1 से 5 साल के बीच में, है ना। 1 से 5 साल के बीच का टाइम हो चुका है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हुई है। हो सकता है 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं हुआ है वहां पे। बोल रहे हैं वो पुअर क्वालिटी का है, वो लैंड ही पुअर क्वालिटी का है। अगर वहां पे हम कल्टीवेशन करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, इस वजह से लोग शायद वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, कल्टीवेशन नहीं कर रहे। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वराइज ग्रेटली, बोल रहे हर एक स्टेट में इक्वल नहीं है। ये जो आपको पीछे 46% हमारे कंट्री में दिखा है, 45.5% नेट सोन एरिया, हर एक स्टेट में बराबर नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, कहीं पे एकदम ना के बराबर होता है। देखो बता रहे हैं, जैसे कि स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वहां पे 80% ऑफ द टोटल लैंड इज अंडर नेट सोन एरिया। जितना लैंड है उनके पास, उसमें से भाई 80% आप बोल सकते हो, 80%, पूरा 80% किसके अंडर आता है, नेट जोन एरिया। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड में 10% एरिया भी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, 10% एरिया में भी एग्रीकल्चर नहीं होता। तो ये बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसको भी अगर सॉल्व कर पाते तो ज्यादा अच्छा होता है। फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज फार लोअर, बहुत पीछे है, क्योंकि डिजायर्ड है 33%, 2021 के हिसाब से 24% है हमारे पास फॉरेस्ट टोटल। होना कितना चाहिए, 33% फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, नहीं है, ठीक है। ऑफ जियोग्राफिकल एरिया विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब। अगर हमारे पास इतना फॉरेस्ट नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, ट्राइब्स की तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है उनकी, और एक इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन पाएगा। 33% एरिया, अभी तो भाई कितना प्रॉब्लम होने लग गया है, फॉरेस्ट काट काट के बिल्डिंग बनाने लगे। अगर हम लोग जिस तरीके का डेवलपमेंट अभी चल रहा है ना, वो अभी चलाते रहेंगे ना, तो ये वाला लैंड सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। कहाँ गया भाई, ये बिल्डिंग वाला,
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये बढ़ जाएगा कंट्री के अंदर, और फॉरेस्ट कम हो जाएगा, फॉरेस्ट कम होते रहेगा, या तो नेट सोन एरिया में फर्क पड़ेगा, ये चलते जाएगा, विच इज वेरी अलार्मिंग। हमें फॉरेस्ट बढ़ाना है भाई, और फॉरेस्ट काटने में ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्यों लोग। चलो, लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल एंड दिस चैप्टर प्रोबेबली। अच्छा, हाँ हाँ, सॉइल और उसके टाइप्स बाकी है ना, उसमें 2 क्लास लगेंगे, सॉरी, नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, यानी 2 क्लास और लगेगा। आप वैसे मत देख, अरे यार तो भी ना ना, पिछले क्लास में मैंने बोला 2 क्लास में हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है यार, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ आया क्या पढ़ाया आज? नहीं आया? आया आया कुछ? पीडीएफ भेज दूं? पढ़ा खत्म तो करने दो। चलो भाई, हो गया।